एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में हम करेंगे 19 जुलाई के शिफ्ट 1 के जीके पीवाईक्यू का सोल्यूशन, जो कि सीजीएल 2023 टियर 1 में पूछा गया था। जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो मैं उनको बता दूं कि इस चैनल पे मैंने स्टार्ट किया है सीजीएल 2023 टियर 1 के जीके पीवाईक्यू का सीरीज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से ना आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और आपको इस वीडियो को देखने के बाद ना नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको रिवीजन करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है। आप जो है स्पीड ज़्यादा करके भी देख सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, तो आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, The National Multidimensional Poverty Index 2021 MPI was released by which of the following? Multidimensional Poverty Index का मतलब होता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जो कि 2021 में रिलीज किया गया था। तो वही कह रहा है कि किसने रिलीज किया था इसको। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, नीति आयोग जो है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स को रिलीज करता है इंडिया में। और अगर आपसे पूछे ना कि मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स में सबसे पुअरेस्ट स्टेट कौन रहा था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बिहार। और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स में सबसे पुअरेस्ट स्टेट कौन था, तो बिहार था वहाँ पर। अब यहाँ से आपको याद रखना है ना कि नीति आयोग तो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स निकालता है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि नीति आयोग बना कब था, तो 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को जो है इसने रिप्लेस कर दिया था। और यहाँ से आपको इंडिकेटर्स याद रखने हैं, यानी कि किसके आधार पर ये जो इंडेक्स है वो बनाया जाता है। तो पहला यहाँ पर हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों बताया। CHSL 2023 टियर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा इंडिकेटर नहीं होता है। तो 3 जो है वहाँ पे सही ऑप्शन थे और एक वहाँ पे जेंडर इक्वलिटी ऐसे कुछ करके दिया था, तो वो गलत ऑप्शन था। तो 3 इंडिकेटर्स होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और अगर ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स का पूछे तो उसमें भी यही 3 इंडिकेटर्स अपनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना इसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज बनाई गई हैं, तो वो तो ज़्यादा है, लेकिन ये समझ लीजिए कि इंडिकेटर इंपॉर्टेंट 3 ही हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड ई गॉटर एंड एफ ग्रैंडेल मेक अ ब्रेक थ्रू by examining the surface area of lipids and concluded that the lipid surface surrounding cells must be of 2 layers। यहाँ पे सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ई गॉटर और एफ ग्रैंडेल ने किस वर्ष में ये खोजा था कि कोशिकाओं के आसपास की जो लिपिड्स होती है ना उनकी 2 लेयर्स होनी चाहिए, 2 परतें होनी चाहिए। लिपिड्स का मतलब होता है ना फैट्स। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, 1925। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड द आइडियोलॉजी ऑफ ओरू जाति, ओरू मातम, ओरू दैव्यम मनुष्यानु, 1 कास्ट, 1 रिलीजन, 1 गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। तो यहाँ पे कह रहा है कि ओरू जाति, ओरू मातम, ओरू दैवम मनुष्यानु, ये किसने जो है एडवोकेट किया था इस आइडियोलॉजी को, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नारायण गुरु। अब यहाँ से आपको ये याद रखना है कि अगर आपसे पूछे कि सांथाल रिबिलियन कब हुआ, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, सांथाल रिबिलियन हुआ था 1855 में और 56 तक था, तो ये आप ईयर जो है आंसर में मार्क करेंगे। अब अगर पूछे कि लीडर कौन थे, तो सिद्धू और कान्हू। और पता है क्वेश्चन ऐसे भी पूछा था ना कि सिद्धू और कान्हू ने किस मूवमेंट को या किस रिबिलियन को लीड किया था, तो सांथाल रिबिलियन को। अगला यहाँ पर बिरसा मुंडा रिवोल्ट अगर आपसे पूछे तो इसको उलगुलान रिवोल्ट भी बोलते हैं, 1890s के टाइम पर हुआ था। अगला यहाँ पर कोया रिबिलियन, इसका ईयर तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट तोमा दोरा जो है इसके लीडर थे, ये इम्पॉर्टेंट है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है ना कि 14 जुलाई का शिफ्ट 1 जो है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वीडियो देखना स्टार्ट करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि क्वेश्चन ना रिपीट हो रहे हैं धीरे धीरे, तो आपको समझ में आएगा कि PYQs का इम्पॉर्टेंस क्या है। अगला क्वेश्चन है, 14 नवंबर 2022 द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी approved the naming of Greenfield Airport at होलोंगी, ईटानगर एज। बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम जो चेंज किया गया तो क्या रखा गया। राइट आंसर हो जाएगा दोनई पोलो एयरपोर्ट। और दोनई पोलो का मतलब क्या होता है, सन एंड मून,
ये ना करंट अफेयर्स में बहुत न्यूज़ में रहा था, तो बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर आपसे पूछे कि ये है कहाँ पर, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन जो कि हमने बहुत बार किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। अब यहाँ पे कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट की है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि 2011 का जो सेंसस था वो 15th नंबर का सेंसस था। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसका जो थीम था ना, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे कि सेक्स रेशियो कितना था, यानी कितनी फीमेल थी 1000 मेल पर, तो राइट आंसर होगा 943/1000। और अगर आपसे पूछे कि ओवरऑल लिटरेसी रेट कितना था, तो लिटरेसी रेट जो है ओवरऑल 74.04% था। और अगर हम बात करें कि हाईएस्ट कहाँ पे था लिटरेसी रेट, तो ये हाईएस्ट था केरला का। और सेंसस के रिगार्डिंग ना हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ रिटन रिप्लाई टू द लोकसभा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज ऑन 20 जुलाई 2022 अप्रॉक्सीमेटली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स आर रजिस्टर्ड ऑन द ई श्रम पोर्टल। यहाँ पे कह रहा है कि ई श्रम पोर्टल में कितने अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स जो है रजिस्टर्ड हैं। राइट आंसर हो जाएगा 28 करोड़। अगर आपसे पूछे कि ये लॉन्च कब हुआ था, तो ये लॉन्च हुआ था 2021 में, अगस्त 2021 में। यहाँ से आपको याद रखना है कि लोकसभा का आर्टिकल पूछे तो 81। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा पहली बार बना कब, तो 17 अप्रैल 1952। और राज्यसभा का आर्टिकल अगर आपसे पूछे तो आर्टिकल 80 में आता है राज्यसभा, और संसद आता है यानी कि पार्लियामेंट आर्टिकल 79 में। तो ये तीनों चीज़ आप याद रखेंगे, पहले आएगा पार्लियामेंट, फिर उसके बाद राज्यसभा, फिर लोकसभा। तो 79, 80 और 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोफला और मुस्लिम पीजेंट्स क्रिएटेड अ पावरफुल एंटी ज़मींदारी मूवमेंट इन। तो ये मोफला रिवोल्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, केरला में हुआ था मोफला रिवोल्ट। मोफला रिवोल्ट 1921 में केरला में हुआ था, ये ज़रूर याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द एनिमल्स इन कॉलम ए विद द फाइलम दे बिलोंग टू इन कॉलम बी। यहाँ पे कह रहा है जो भी एनिमल्स हैं कॉलम ए में, उनका फाइलम दिया है कॉलम बी में, तो इसको मैच कराना है। मैचिंग कराने वाले क्वेश्चन में ना अगर आपको एक का भी पता चल जाता है तो आप बहुत आराम से जो है मैच करा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले आप सबको पता होगा कि व्हेल फिश ना ये मैमल्स में आती है, ठीक। तो थर्ड वाले का बी हो जाएगा, तो ये सी वाला ऑप्शन तो कट गया। यहाँ पर एग्जामिनर ने ऑप्शन ऐसे सेट किए हैं ना कि आपको मतलब याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो जेली फिश है ना, ये सिलेंट्रेटा से बिलोंग करती है, तो फर्स्ट का डी, और इसके जो है दो ऑप्शन है यहाँ पर। क्रे फिश जो होती है ना, ये आर्थ्रोपोडा में आती है, यानी सेकंड का सी होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ये वाला, यानी कि फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी एंड फोर का ए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद रखेंगे आप कि जो जेली फिश है वो आती है सिलेंट्रेटा में, क्रे फिश जो है ये आती है आर्थ्रोपोडा में, व्हेल फिश मैमल और डेविल फिश मोलस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डीपीएसपी के बारे में पूछा गया है और ये इतनी बार रिपीट हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं, आप वीडियो देख रहे होंगे आपको खुद ही पता चलेगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस में आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पार्ट 4 में आता है। और अगर पूछे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया कहाँ से गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मैंने आपको याद कराया है ट्रिक से, तो आप जाके याद कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे आर्टिकल तो 36 से लेके 51 तक। अब यहाँ से देखिए ना, आपको ना पार्ट याद रखने हैं। पार्ट अगर आप याद रखते हैं तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में हेल्प मिलती है। जैसे देखिए पार्ट 1 जो है ना, इसमें है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी हमारे इंडिया का जो स्टेट्स वगैरह है, जो भी यूनियन टेरिटरीज है उसके बारे में मेंशन है, और वो है आर्टिकल 1 से 4 तक, ठीक। सेकेंड है यहाँ पर सिटीजनशिप, जिसमें कि आर्टिकल 5 से लेके 11 तक आता है, इसको भी मैंने कवर कराया है आपको। फंडामेंटल राइट्स जो कि 12 से 35 तक आती हैं, और पार्ट 3 पूछा भी जाता है कि फंडामेंटल राइट्स किस में आएगा। डीपीएसपी देखिए,
आर्टिकल जो है 36 से 51 है, पार्ट 4 में आता है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये पार्ट 4A में आता है। और आप अगर मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ी गई थी, क्योंकि ये क्वेश्चन भी 5-6 बार अब तक तो रिपीट हो ही चुका होगा। पार्ट 5 जो है ना, इसमें यूनियन गवर्नमेंट के बारे में दिया गया है और इसमें चैप्टर्स हैं। तो अगर आपको ये आर्टिकल याद है ना, तो अगर मान लीजिए आर्टिकल काफ़ी दूर दूर आता है ना ऑप्शन में, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके कर पाएंगे, तो ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ से देखिए चैप्टर 1 में है एग्जीक्यूटिव, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ये सब आते हैं ना, तो ये आर्टिकल 52 से 78 तक है। उसके बाद चैप्टर 2 में आता है पार्लियामेंट, तो 79 से 122 तक है। चैप्टर 3 में है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट जो अध्यादेश जारी करता है ना, उसके लिए एक अलग से चैप्टर है, यानी ऑर्डिनेंस जो है प्रेसिडेंट का, उसके लिए है आर्टिकल 123। चैप्टर 5 में है द यूनियन जुडिशरी, मतलब कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, उसके बारे में है आर्टिकल 124 से लेके 147 तक। और चैप्टर 5 में है कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और ये आते हैं आर्टिकल 148 से लेके 151 तक। तो कैग का आर्टिकल भी आपको याद हो जाएगा कि 148 में है कैग, क्योंकि जब भी स्टार्ट होगा तो पहले उसके बारे में बताएगा ना। पार्ट 6 जो है इसमें आता है स्टेट गवर्नमेंट, और इसका आर्टिकल 152 से लेके 237 तक है। पार्ट 6 में ना 6 चैप्टर्स आते हैं, ठीक। और चैप्टर 5 में है इनका हाई कोर्ट, आर्टिकल 214 से आर्टिकल 232 तक। और ये वाला जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि पार्ट 9 अगर आपसे पूछे तो उसमें है पंचायत, आर्टिकल भी पूछा हुआ है 243 से लेकर के 243O तक है बस। उसके बाद म्यूनिसिपैलिटीज़ पार्ट 9A में है, और इसका आर्टिकल है 243P से लेकर के 243ZG तक, यानी कि ये जहाँ पे एंड हुआ उसके बाद ये स्टार्ट हुआ है। उसके बाद है यहाँ पर पार्ट 9B, इसमें आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किस पार्ट में आएगा, तो 9 के B में आएगा, ठीक। तो इसका आर्टिकल हो जाएगा, ये G से ख़त्म हुआ ना, तो ये H से स्टार्ट होगा, यानी 243ZH से लेकर के 243ZT तक। उसके बाद आता है इलेक्शन वगैरह, ये आता है पार्ट 15 में। बीच में मैंने कुछ पार्ट जो है नहीं लिखे हैं क्योंकि वो एग्ज़ाम रेलिवेंट नहीं था। फिर यहाँ से मैंने लिखा है पार्ट 15, इसमें आता है इलेक्शन के बारे में। तो इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो उसका आर्टिकल है 324 से लेके 329A तक। यानी अगर आपको मान लीजिए ये चीज़ें याद हैं और इलेक्शन के रिलेटेड कोई सवाल पूछ लिया और अगर ऑप्शन इजी हुए तो आप जो है ऑप्शन एलिमिनेट करके कर पाएंगे। अब देखिए इमरजेंसी प्रोविज़न अगर आपसे पूछे, इमरजेंसी प्रोविज़न आता है आर्टिकल 352 से लेके 360 तक। और उसके बाद पार्ट 20 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पार्ट 20 में है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान संशोधन जो किया जाता है ना वो पार्ट 20 में है और आर्टिकल 368 में। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिया कहाँ से गया है, तो ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू देखा है, अगर कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर आ जाता है तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इमाद शाही फैमिली वॉज नोन फॉर द फाउंडेशन ऑफ विच स्टेट। अब यहाँ पे कह रहा है इमाद शाही फैमिली जो है वो किस स्टेट की फाउंडेशन के लिए जानी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा बरार। यहाँ से ना आपको याद रखना है कि बहमनी किंगडम जो है वो 1347 में इस्टेब्लिश हुआ, 1518 तक चला था वो, और इसको इस्टेब्लिश किया था हसन गंगू। हसन गंगू को बहमन शाह भी बोलते हैं ना, तो उसी के नाम पे ये बहमनी किंगडम था। और यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि बहमनी किंगडम आगे चल करके 5 स्टेट्स में डिवाइड हो गया था, और पहला था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बरार एंड बीदर। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ना, ये क्वेश्चन ये बहुत पूछते हैं कि बीजापुर में कौन सी डायनेस्टी थी, तो बीजापुर में आदिल शाही डायनेस्टी थी। अगर पूछे अहमदनगर में कौन सी डायनेस्टी थी, तो निज़ाम शाही डायनेस्टी थी। गोलकुंडा में कुतुब शाही डायनेस्टी थी। बेरार में देखिए इमाद शाही डायनेस्टी, क्वेश्चन वही पूछा गया है कि इमाद शाही फैमिली वॉज नोन फॉर द फाउंडेशन ऑफ विच स्टेट, तो बेरार। अब यहाँ से आप याद रखेंगे बीदर अगर पूछे तो बरीद शाही डायनेस्टी, ये इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग अ ह्यूमन पिरामिड एंड पुटिंग एफर्ट्स टू ब्रेक एन अर्थन पॉट फिल्ड विथ बटर मिल्क इज एसोसिएटेड विथ विच फेस्टिवल। ये क्वेश्चन अगर आप जीएस नहीं भी पढ़ते हैं ना,
तो भी आप कर ले जाएंगे क्योंकि बहुत सिंपल है। यहाँ पे बस यही पूछ रहा है कि किस फेस्टिवल में लोग एक पिरामिड की तरह बनाते हैं, फिर उस पर चढ़ के वो जो दही हांडी है ना उसको फोड़ते हैं। राइट आंसर हो जाएगा जन्माष्टमी। दही हांडी कब फोड़ी जाती है? जन्माष्टमी में। अगला है यहाँ पर, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ इंडिका एन अकाउंट ऑफ इंडिया अंडर द रेन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आप खुद बताइए मुझे कितनी बार ये रिपीट हो रहा है। अगर आप पहले वाले शिफ्ट से देख रहे हैं तो आपको खुद पता चल रहा होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेगास्थनीज। और क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि मेगास्थनीज ने बुक कौन सी लिखी? तो इंडिका। ठीक, अब यहाँ से आप याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र किसने लिखी? चाणक्य ने, जिनको कि कौटिल्य बोलते हैं, और इनका एक नाम विष्णुगुप्त भी था। एक बार कोई क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें ये दोनों ऑप्शन नहीं थे, तो इनका 3 नाम था, ज़रूर याद रखेंगे। अगला है अष्टाध्यायी बुक, इसको पाणिनि ने लिखा था, और ये जो है ना ये संस्कृत ग्रामर की बुक है। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये किसकी बुक थी, तो संस्कृत ग्रामर की बुक थी ये। अगला यहाँ पर बुद्धचरित किसने लिखा? अश्वघोष जी ने। कुमार संभव, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सारी बुक कालिदास जी ने लिखी। और एक और याद रखेंगे आप, मालविकाग्निमित्र जो है इन्होंने ही लिखी थी। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स इन द पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट था पब्लिक सेक्टर में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राउरकेला स्टील प्लांट। यहाँ से पहले आप एक पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो लिखा है ना ऊपर, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, द सलीम स्टील प्लांट और इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं ना, ये तीनों जो है ना ये आती हैं सेल के अंडर। सेल का मतलब है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि CHSL में क्वेश्चन पूछा गया था कि सेल के अंडर में कौन सी जो है स्टील कंपनी आती है, तो इसको वाला ऑप्शन में उस टाइम पे था, तो राइट आंसर यही था, सेल। अब देखिए यहाँ से आपको याद रखना है ना सेकेंड 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान भी हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। तो यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 में आया था, 61 तक था, और ये था बेस्ड ऑन PC मेहलनोबिस मॉडल। और इसी में 3 स्टील प्लांट जो हैं इंडिया में लगे थे। पहला लगा था भिलाई स्टील प्लांट, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में SP। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में लगा था USSR की हेल्प से। और दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल में UK की हेल्प से। राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा में, और ये लगा था जर्मनी की हेल्प से। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा स्टील प्लांट सेकेंड 5 ईयर प्लान में नहीं लगाया गया था। तो जब आपको याद होगा ना कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला ये था, तो चौथा ऑप्शन जो रहा होगा वो रॉन्ग हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कमालिनी एंड नलिनी अस्थाना वर कन्फर्ड द पद्मश्री इन 2022 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे पूछा है कमालिनी एंड नलिनी अस्थाना को पद्मश्री दिया गया 2022 में, किस लिए? राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए, फॉर टीचिंग एंड प्रोपेगेटिंग कथक ग्लोबली। लेकिन अगर आपको पहले से नाम पता होता ना, नलिनी अस्थाना कथक से रिलेटेड हैं, तो बाकी ऑप्शन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप सीधा आंसर मार्क कर देते कथक। ठीक, अब यहाँ से आप याद रखिएगा क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि किस डांस फॉर्म से रिलेटेड हैं, और ये भी। अगला क्वेश्चन है, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इकोनॉमिक्स में आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि अगर आपको किसी भी चीज़ का नेट चाहिए होता है ना, इसके आगे कुछ भी हो सकता है, अगर आपको नेट चाहिए तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन आपको माइनस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपसे उल्टा पूछा हुआ है क्वेश्चन कि नेट इन्वेस्टमेंट में अगर हम प्लस कर दें ये डेप्रिसिएशन तो क्या मिलेगा? तो राइट आंसर है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल तबला प्लेयर्स वॉज कॉल्ड अब्बा जी। ही कोलैबोरेटेड विथ अमेरिकन जाज ड्रमर बडी रिच टू क्रिएट अ म्यूजिक एल्बम इन 1968। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन है तबला प्लेयर जिनको अब्बा जी बोला जाता था, और उन्होंने एक अमेरिकन ड्रमर बडी रिच थे, उनके साथ म्यूजिक एल्बम भी बनाया 1968 में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, अल्लाह राखा। इनका जो है सीधे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और ऐसे भी क्वेश्चन पूछता रहता है। अब यहाँ से आपको ये भी याद रखना है ना कि जाकिर हुसैन भी तबला प्लेयर हैं, तो इम्पॉर्टेंट हैं दोनों। तबला प्लेयर में इन दोनों का नाम जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, द फर्स्ट फेज ऑफ एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ द चीता इन इंडिया
विटनेस्ड रिलीज्ड इन द कूनो नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश इन सितंबर 2022। तो यहाँ पे जो कूनो नेशनल पार्क में चीताज लाए गए थे, तो कितने लाए गए थे वही पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा 8 चीताज लाए गए थे। कूनो नेशनल पार्क अगर आपसे पूछे तो ये मध्य प्रदेश में है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। इस वाले शिफ्ट के सोल्यूशन में आप खुद ये फील कर पा रहे होंगे कि सारे जो क्वेश्चन पीछे हमने करे हैं ना, उसमें से बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट अब बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने 2-3 बार वो चीज़ें कर ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द फेमस फिजिसिस्ट विक्टर फ्रैंच हेस इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि विक्टर फ्रैंच हेस जो है किसकी डिस्कवरी के लिए फेमस है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कॉस्मिक रेडिएशन के लिए ये फेमस है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखनी है ना कि अगर आपसे पूछे कि एक्सपैंडिंग यूनिवर्स की थ्योरी किसने दी थी, तो एडविन हबल ने, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन वेस्टर्न हिमालयाज। कह रहा है कि वेस्टर्न हिमालयाज में जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है उसका क्या नाम है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, गुल्स बोलते हैं उसको। अब यहाँ से आप ये याद रखिएगा कि जोहाट्स जो है ना, ये भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, पर इसको बोला जाता है हरियाणा, राजस्थान, पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी वाले एरिया में। मंडीज अगर आपसे पूछे तो जैसलमेर का जो डेजर्ट एरिया होता है ना, वहाँ पे इसको बोला जाता है, और अगर स्टेट पूछे तो राजस्थान, और अगर आपसे पूछे डिस्ट्रिक्ट तो जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ वॉन द 2024 संतोष ट्रॉफी। यहाँ पे ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था 2022 वाला, लेकिन हम लेटेस्ट वाला करेंगे कि 2024 का संतोष ट्रॉफी किसने जीता। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सर्विसेज ने, और ये मैंने आपको करंट अफेयर्स में भी करवाया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ पे कह रहा है ना कि राज्य की जो विधान परिषद होती है उसके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहले आप स्टेटमेंट पढ़िए। पहला लिखा है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो फिक्स की गई है 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली। सेकेंड यहाँ पे कह रहा है कि द मिनिमम स्ट्रेंथ, तो मिनिमम यहाँ पे 40 है। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे, ए टोटल ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड एंड 1/6 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड। अब डी ऑप्शन है यहाँ पर, द नॉमिनेशंस मेड बाय द गवर्नर कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। तो ये वाला ऑप्शन जो है गलत है, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। स्टेटमेंट बेस्ड अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ए बी सी ओनली, केवल 3 स्टेटमेंट सही हैं, और यहाँ से अब आप याद रख लीजिएगा कि गवर्नर जो नॉमिनेशन करेगा उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और याद रखनी है ना कि केवल 6 स्टेट्स हैं हमारी जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना या फिर वहाँ से हटाना ये सिर्फ पार्लियामेंट के पास उसका पावर है। तो आप याद रखेंगे कुंभत, तो के से हो जाएगा कर्नाटका, यू से यूपी, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तेलंगाना। तो इतने ही स्टेट्स में केवल लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द IOC एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग वॉज ब्रिस्बेन वोटेड टू होस्ट द 2032 ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स। यहाँ पे बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछ रहा ना कि ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स 2032 वाले ब्रिस्बेन में होंगे। अब देखिए ये कीवर्ड्स हैं, इसको भी ज़रूर याद रखिएगा, क्या पता ये भी अलग से क्वेश्चन पूछ ले। तो वही कह रहे हैं कि 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स होस्ट करेगा। इसके राइट्स उसको किस सेशन में दिए गए थे, कौन सी मीटिंग में। राइट आंसर हो जाएगा 138th सेशन हेल्ड इन टोक्यो। 2021 में जो है इसको ये होस्ट करने का राइट्स दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हेन डिड हेनरी कैवेंडिश रिपोर्ट द मेजरमेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विद द मास एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ। यहाँ पर आपसे सिंपली ये पूछ रहा है ना कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है ना कैपिटल G, उसको जो है हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। वही पूछ रहा है कि किस ईयर में दिया था। राइट आंसर हो जाएगा 1798। और अब यहाँ से ये भी याद रखना है कि किसने दिया था, क्योंकि ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि किसने दिया था। और अगर आपसे इसकी वैल्यू पूछे तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अगर ये ऊपर जाएगा तो kg-2 भी लिख सकते हैं, ठीक। और इसकी यूनिट्स अलग हो सकती हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वैल्यू सेम रहेगी।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। यहाँ पे पूछ रहा ना कि ग्रीन रिवोल्यूशन का कौन सा जो है यहाँ पर विशेषताएं रही थी। पहला ऑप्शन है यहाँ पर स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, इसका मतलब होता है ना कि फसल की उत्पादकता में वृद्धि। नेक्स्ट है यहाँ पर शिफ्ट अवे फ्रॉम कॉमर्शियल फार्मिंग टू सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यहाँ पे लिखा है कि व्यावसायिक खेती से हटकर लोग निर्वाह खेती करने लगे। निर्वाह खेती का मतलब जो बहुत छोटे लैंड पे हो अपने लिए। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि राइज इन एकरेज, यानी कि कृषि भूमि में जो है वृद्धि हुई। तो देखिए ये ऑप्शन ना आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन में कॉमर्शियल फार्मिंग से सब्सिस्टेंस फार्मिंग में नहीं गए थे, प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी थी, ये तो कंफर्म है ना। तो ए वाला कहाँ पर है, वो तो राइट आंसर होगा, यानी इसको आप पहले कट कर सकते हैं। उसके बाद ये बी वाला रॉन्ग है, तो बी यहाँ पे है, ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा, बी यहाँ पे, ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर होगा कि ओनली ए एंड सी, यानी पहला और तीसरा सही है, बी वाला गलत है। कॉमर्शियल कृषि से लोग जो है निर्वाह खेती की ओर नहीं बढ़े थे। अगला क्वेश्चन है एंड लास्ट है, उसके बाद हम करंट अफेयर्स के आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताने वाली हूँ जिससे कि आपके मार्क्स डेफिनेटली जीएस में बूस्ट होंगे। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वाज रिसीव्ड बाय द पंडित बिरजू महाराज इन 1986। यहाँ पे कह रहा है कि बिरजू महाराज को 1986 में कौन सा अवार्ड मिला था। इनको मिला था पद्म विभूषण। तो ज़रूर आप याद रखेंगे क्योंकि ये भी कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि पंडित बिरजू महाराज को कौन सा अवार्ड मिला, पद्म विभूषण कब मिला, 1986 में। अब हम करेंगे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ताकि इससे आपका करंट अफेयर्स भी तैयार होता जाए। और यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही लेती हूँ क्योंकि करंट अफेयर्स में पढ़ाने को ना बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको करना उतना है जो एग्जाम में आ सकता है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड एट एशियन सीनियर चैंपियनशिप। यहाँ पे फर्स्ट इंडियन बनी है गोल्ड जीतने वाली एशियन सीनियर चैंपियनशिप में दीपा कर्माकर, जिम्नास्टिक से रिलेटेड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 विल बी हेल्ड इन। अब यहाँ पे कह रहा है कि 2024 का T20 विमेंस वर्ल्ड कप आईसीसी वाला कहाँ पर होस्ट किया जाएगा, तो अक्टूबर में होगा ये बांग्लादेश में। तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन जो है ये CHSL 2024 टियर 1 के 2 जुलाई के शिफ्ट 2 से लिया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको ज़रूर देख कर जाइएगा। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ना वैभव स्कीम, तो वैभव स्कीम के बारे में पूछा था, टू ब्रिंग इंडियन ओरिजिन रिसर्चर्स टू हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। वैभव स्कीम जो है ये इसलिए आया था ताकि हमारे जो रिसर्चर्स हैं हाईली क्वालिफाइड उनको जो है अपने कंट्री में वापस लाया जा सके, तो कुछ उनको फेलोशिप वगैरह दी जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हु वॉज द चीफ कोऑर्डिनेटर फॉर द G20 समिट हेल्ड इन इंडिया 2023। तो चीफ कोऑर्डिनेटर के बारे में पूछ रहा है और ये अच्छा क्वेश्चन है। हर्षवर्धन श्रृंगला जो है चीफ कोऑर्डिनेटर थे और ये CHSL का ही क्वेश्चन है। 1 जुलाई के शिफ्ट 2 का आप जाकर देख सकते हैं ये तीनों क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पर, हु वॉन द गोल्ड एट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023। तो राइट आंसर था यहाँ पे धनुष श्रीकांत। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। देखिए जो भी फर्स्ट जीतते हैं ना तो ये ज़रूर पूछते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। अब मुझे आपको ये इंपॉर्टेंट बात बतानी थी कि जैसे जैसे हम शिफ्ट का सोल्यूशन ना आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और अगर आप पहले वीडियो से नहीं देख रहे हैं तो आपको देखना ही चाहिए पहले वाले से, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए जीके में क्या होता है ना कि आपको डोमेन बहुत ज़्यादा कवर करना होता है। देखिए जीएस का जो डोमेन है ना वो काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे एक ही चीज़ 4 बार पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि आपको इसमें सिर्फ चीज़ें याद रखनी है और आंसर मार्क करना है। तो एक चीज़ों को बार बार पढ़ते रहने में कोई फ़ायदा नहीं होगा, और इसीलिए मैंने आपके लिए ये सोचा है कि जो भी PYQs मैंने एनालिसिस किए हैं ना, अब उसके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर के आऊँगी। इसी शिफ्ट के सोल्यूशन के लास्ट में हम करेंगे करंट अफेयर्स के बाद कीवर्ड्स के फॉर्म में, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और मैं गारंटी देके आपसे कह सकती हूँ कि आपका स्कोर इसके बाद ज़रूर बूस्ट होगा। तो बस मुझे यही बताना था कि 25 क्वेश्चन करने के बाद हम 5 क्वेश्चन करेंगे करंट अफेयर्स के। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन
कीवर्ड के फॉर्म में, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस से मैंने इकट्ठा किए हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। और ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है और इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करिएगा। PYQ एनालिसिस आप भी कर सकते हैं, मुझे पता है, लेकिन आपको ना केवल एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये 10 से 12 क्वेश्चन मैं कीवर्ड्स के फॉर्म में कैसे लेकर के आऊँगी, तो आप मेरा वीडियो देखिएगा जो मैंने अभी जल्दी ही अपलोड किया है कि हाउ टू अटेम्प्ट GK मॉक्स और उसको एनालिसिस कैसे करना है। तो वो वीडियो आप जाके देखेंगे, उसमें मैंने बताया है और ये क्वेश्चन लाने के बाद आपका काफ़ी बेनिफिट होगा एग्जाम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग।